अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, रोल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पार्ट 2। तो जो लास्ट टॉपिक जो हमने छोड़ा था वो था आपका आइसोमर्स पे या आइसोमेरिज्म पे। उसके हमने दो टाइप्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है ये आपके स्पेस में अरेंजमेंट है किसी भी मॉलिक्यूल का। अगर आप प्लेन पेपर पे बात करें तो आप उसको सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं, मगर उसका 3D अरेंजमेंट वो आपको सिर्फ स्पेस में ही पता चलेगा। ठीक है, 3D अरेंजमेंट जो होता है तो उसको आप कैसे देख सकते हैं। तो उसमें क्या है, स्टीरियोआइसोमर्स आर कंपाउंड विच हैव सेम कंपोजिशन बट डिफरेंट इन स्पेशल अरेंजमेंट। मतलब कि जिनकी कंपोजिशन सेम है, ठीक है, एक जैसे हैं जो, मगर अगर उनको स्पेस में देखा जाए तो उनकी अरेंजमेंट अलग अलग है। फॉर एग्जांपल आपके एक्सट्रीम राइट पे देखिए डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड। आप यहाँ देख सकते हैं डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड में यहाँ पर आप देखिए दोनों का केमिकल कंपोजिशन एक जैसी है बिल्कुल, ठीक है, मगर फ़र्क क्या है इसमें, अरेंजमेंट पे। आप यहाँ देख सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड में 3 कार्बन है, एल ग्लिसरल्डिहाइड में भी 3 कार्बन है, मगर आप साथ इनके लगते जो OH है सेकंड ग्रुप पे देखिए डिग्लिसरल्डिहाइड में, यहाँ पे देखिए सेकंड पोजीशन पे ये जो हाइड्रोजन OH ग्रुप लगा है ये आपके राइट साइड में लगा है, ठीक है। और एल ग्लिसरल्डिहाइड में यही OH कहाँ पे है, आपके लेफ्ट साइड में लगा है, ठीक है। तो देखिए दोनों की केमिकल कंपोजिशन एक जैसी है, मगर इनमें स्पेशियस जो स्पेस में इनकी अरेंजमेंट है वो अलग है, ठीक है। तो आप किसी भी कंपाउंड का आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ए फॉर्मूला जो है आपका 2⁻n, ठीक है। n को क्या रिप्रेजेंट करा जाएगा, n रहेंगे आपके नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या बताया था मैंने आपको, वो कार्बन जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, इसके ऊपर R है, OH है, H है, या फिर कोई और ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कायरल कार्बन, जिस कार्बन पे अलग अलग ग्रुप अटैच है। तो यहाँ देखिए the number of possible isomers for a given compound is derived by the formula 2 raised to power n. ग्लूकोज हैज 4 asymmetric कार्बन, तो कायरल कार्बन को क्या बोलेंगे, asymmetric कार्बन भी बोला जाता है। therefore it is possible the number of isomers are 4। तो टोटल 16 हो जाएंगे। कैसे, 2 रेज टू पावर n बताया था मैंने। n क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अब मैं आप बताता हूँ कायरल कार्बन कैसे हुई। ये देखिए आपके पास ये बेसिकली आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ऐसा होता है। ये आपका एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। फर्क देखिए, डी ग्लूकोज में OH इस तरीके इस साइड है, राइट साइड को, आपके राइट साइड को, और एल ग्लूकोज में देखिए OH आपके लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो ये तो फर्क हुआ डी और एल ग्लूकोज। अब आप देखिए नंबर ऑफ कायरल कार्बन कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 कार्बन हो गए। अब देखिए इनमें ऐसे कितने कार्बन हैं जिनके चारों अलग डिफरेंट हैं, कौन कौन से हुए वो देखिए। आपका ये हुआ 2 3 4, तो इसमें 4 कार्बन है वो उनको बोला जाएगा कायरल कार्बन, ठीक है। तो कैसे हुए, आप इस सी को देखिए, इसके पास भी ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, और ये अलग ग्रुप पे नेक्स्ट ग्रुप जुड़ गया। उसी तरीके से इस कार्बन की बात करें, इसके पास ये अलग है, ये अलग है, ये पूरा अलग आएगा, ये H अलग है और ये पूरा अलग आ गया, ठीक है। उसी तरीके से ये कार्बन के पास ये पूरा ग्रुप अलग आ गया, ये H अलग आ गया, OH अलग आ गया, और ये पूरा ग्रुप अलग आ गया। उसी तरीके से ये लास्ट कार्बन है, इसके पास देखिए ये पूरा अलग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन अलग है, OH अलग है, और CH2OH अलग है। तो देखिए इस पूरे ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन हैं, 4, और ग्लूकोज में हमेशा 4 ही रहेंगे कायरल कार्बन। तो देखिए n कितना हो गया, अब 4 हो गया है। तो 2 रेज टू पावर n हमारा फॉर्मूला था। हमने अगर किसी कंपाउंड के टोटल आइसोमर पता करने हैं तो 2 रेज टू पावर n क्या है, आपका 4, क्योंकि नंबर ऑफ कायरल कार्बन 4 है, तो कितना हुआ 16। तो आपको पता लग गया कि इसमें टोटल आइसोमर्स कितने बन सकते हैं, 16। उसके बारे में बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था ऑप्टिकल आइसोमर्स शुरू वाली क्लासेस में। प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन आल्सो कन्फर्स ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा हुआ, जिस कार्बन के पास 4 अलग अलग ग्रुप है।
तो ये क्या एक और चीज दर्शाता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी है किसी भी कार्बोहाइड्रेट की। व्हेन अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू अ सॉल्यूशन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर कोई बीम ऑफ लाइट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है किसी सॉल्यूशन से पास करे जो सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है, देन द लाइट में बी रोटेट डी और एल। ठीक है, राइट। अगर राइट साइड को रोटेट करेगी तो बोला जाएगा उसको डी फॉर्म जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर आपकी लाइट लेफ्ट साइड को रोटेट करेगी तो लीवो रोटेटरी है। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ डी एंड एल फॉर्म्स आर प्रेजेंट द ऑप्टिकल एक्टिविटी इज जीरो। अगर आपके पास किसी सॉल्यूशन में डी और एल फॉर्म दोनों सेम है कंपोजिशन उनकी, मतलब ठीक है, अगर मान लीजिए वन आपका डी फॉर्म है और वन इसकी क्वांटिटी एल फॉर्म है, तो उस वक्त ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है या फिर उसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। अब आपको डायग्रामेटिक्स में समझा देता हूँ। ये देखिए आपकी ऑर्डिनरी लाइट है, ठीक है। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो आपकी यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, वो मल्टी डायरेक्शनल है। जब आप उसको निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो आपकी लाइट बन जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी सॉल्यूशन से पास करेगी, ठीक है, अगर वो सॉल्यूशन उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे करके एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो वो हो गया आपका लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी मतलब अब लाइट लेफ्ट साइड को मुड़ गई है। अगर वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट साइड को आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मोड़ देती है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन में से अब आपकी लाइट पास हो रही है, ना तो वो राइट साइड को आपकी लाइट मुड़ी ना तो राइट साइड को लाइट मुड़ी, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, नॉन ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन, या फिर उसमें क्या है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। आपकी लाइट जैसे आई थी बिना कोई रिफ्लेक्शन के सीधी चली गई वहाँ से, कोई इसमें बेंड नहीं हुआ। तो वो सॉल्यूशन कौन सी हुई जिसमें सॉल्यूशन में लाइट बेंड नहीं होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका फिशर एंड हॉर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को 3D स्ट्रक्चर में अगर देखना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो फिशर को सबसे पहले बोला जाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, फिशर किसके नाम से जाना जाता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। और हावर्थ इसको बोलते हैं रिंग लाइक और क्लोज्ड स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब आप समझ गए हैं फिशर कौन से हुए, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और हैवर्थ कौन से हुए, हावर्थ रिंग लाइक या फिर क्लोज स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक। ठीक है, तो इनकी 3D स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं ये बताया गया है इसमें। अब आप यहाँ देखिए जो जो 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं, रिंग की बात करें तो हावर्थ हम बात करेंगे रिंग। जो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, पायरानोज, PYRANOSE, पायरानोज। और जो 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उनको जाना जाता है फ्यूरानोज। तो ये था रिंग लाइक स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन। उसके बाद बात करते हैं ओपन चेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको जाना जाता है फिशर के नाम से। फिशन स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर। ये आपकी स्क्रीन पे ये सारे ये क्या है, ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैसे आप देख सकते हैं, आपने अगर मान लीजिए ग्लूकोज बनाना है तो वो कैसे बनेगा, ये देखिए ऐसे यहाँ पर पहले आपका ऊपर लगा एल्डिहाइड ग्रुप, या आपका नीचे एल्कोहल CH2OH। टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए 1 2 2 3 4 5 और ये 6th। मतलब कि आपने क्या किया, ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे किया 1 2 3 4, यहाँ पे आप देखिए एल्डिहाइड लगा लिया पहला, क्योंकि आपको बताया ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। तो आपका CHO ऊपर आ गया, एक कार्बन आपका ये 2 3 4 5 और छठा कार्बन ये आपका CH2OH। ठीक है, ये आपका बन गया कौन सा स्ट्रक्चर, ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर। और बाकी जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं ना, क्योंकि इसमें सारे बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, H और OH ग्रुप जुड़े हैं। तो देखिए OH की अरेंजमेंट भी देख लीजिए, यहाँ पे OH आएगा, इस जगह H आएगा, इस जगह OH आएगा, फिर एक और OH आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे H,
यहाँ पे H। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। और एक और बात, एक टर्म आती है डी और एल फॉर्म, आपको बताया था डेक्स्ट्रो और लीवो। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर आपने पता लगाना है कि इसमें डी फॉर्म कौन सा है तो एल फॉर्म कौन सा है, तो कैसे पता लगाएंगे? आप लास्ट टर्मिनल हाइड्रोजन को देखेंगे हमेशा किसी भी स्ट्रक्चर में। अगर ये आपका राइट साइड है, राइट साइड तो यही हुई ना आपकी, इस साइड को राइट साइड हुई, और ये आपकी लेफ्ट साइड हुई, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो अगर OH राइट पोजीशन में है तो इसको बोला जाएगा डेक्स्ट्रो, डी फॉर्म, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है बताने का, ये डी फॉर्म है, ये भी डी फॉर्म है क्योंकि OH देखिए राइट साइड में है, ये भी डी फॉर्म है, OH OH, ठीक है। और अगर OH यहाँ पे लगा होता तो फिर ये हुआ एल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम हाउ टू कन्वर्ट फिशर टू हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो फिशर से हावर्थ में कैसे जाएंगे? फिशर क्या बताया था मैंने आपको? ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर। और हावर्थ क्या बताया था? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये आपका है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए कैसे बनेगा ये, आप सबको पता है स्ट्रक्चर के बारे में, ये कैसे बनता है, ठीक है। अब क्या होगा ये देखिए, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन में जो OH जुड़ी है वो यहाँ पर जुड़ जाएगी इससे, CHO से। आप इस यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ कार्बन पर जो आपका OH जुड़ा है, ये इसका O आएगा, यहाँ पर O आ गया और H यहाँ जुड़ जाएगा और ये बना देगा आपका ये स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाएगा रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर की खासियत देखिए कि इनकी अरेंज नंबरिंग कैसे होती है। ये आपका O है यहाँ पर, तो यहाँ से आपका कार्बन नंबर फर्स्ट काउंट करा जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, हो गए 6 कार्बन, ठीक है। और H और OH की अरेंजमेंट देखिए, ये H, ये OH, H OH, OH H, H OH, ठीक है। अब इनकी अरेंजमेंट भी देखिए किस तरीके से होती है। H अगर ऊपर है, मान लीजिए अगर मैं H ऊपर को काउंट कर रहा हूं और OH नीचे है फर्स्ट कार्बन में, ये आपका फर्स्ट कार्बन यहां से काउंट किया, तो इस फर्स्ट कार्बन को सबसे पहले तो बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन। इसको हमेशा याद कर लीजिए, जो फर्स्ट कार्बन है इसको जाना जाता है एनोमेरिक कार्बन से, ठीक है। तो एनोमेरिक कार्बन पे आप ऊपर देखिए H है, नीचे OH है। अगर इफ OH इज बिलो, अगर OH नीचे है इस जगह, देन इसको बोला जाएगा स्ट्रक्चर को अल्फा ग्लूकोज। क्या बोला जाएगा? अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और अगर यही OH अगर इस जगह आ जाए, ऊपर आ जाए, मतलब इस जगह आ जाए OH यहाँ पे, तो बोला जाएगा इसको बीटा डी ग्लूकोज। कुछ नहीं है, सिर्फ ये OH क्या है, अभी नीचे है ना, ये H और OH है, ठीक है। तो OH नीचे है तो इसको बोला जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर यही यहाँ पे सिंपल H होता और यहाँ पे OH आ जाता तो इसको बोला जाता बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। उसी तरह से पायरानोज मैंने आपको बताया था 6 मेंबर्ड रिंग होता है, फ्यूरानोज होता है 5 मेंबर्ड रिंग। तो यहाँ पे देखिए फ्यूरानोज का स्ट्रक्चर है, आपने पेंटागन लाइक बनाना है, अरेंजमेंट वही रहेगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। कार्बन 6 रहेंगे, मगर जो अरेंजमेंट है फ्यूरानोज रहेगा इसका पेंटोज लाइक, ठीक है। कार्बन 6 रहेंगे टोटल। तो इसका ये अल्फा फॉर्म है। अल्फा फॉर्म क्यों है? क्योंकि OH इसका फर्स्ट कार्बन जो एनोमेरिक कार्बन है उसमें नीचे आया हुआ है, ये इसका H है और ये OH है। उसके बाद बात करते हैं हम अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज रिटेन इन द सॉल्यूशन। एक बात आप याद रखिए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो ही आपका सॉल्यूशन में बना रहता है, ठीक है। आपका ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं रहता। जो आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसको बोलेंगे स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो कौन सा है? साइक्लिक स्ट्रक्चर, जो कि सॉल्यूशन में रहता है, ठीक है, ग्लूकोज का। बट आइसोमेरिज्म टेक प्लेस एट कार्बन नंबर 1। अब मगर आइसोमेरिज्म हो कहाँ रही है? आपके कार्बन नंबर 1 पे, जिसको बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। OH अगर नीचे है तो अल्फा, अगर ये OH ऊपर है, यहाँ पे OH है, तो फिर ये बीटा फॉर्म होगी, ठीक है। दिस occurs along with optical rotation by which position of H and OH group are changed around carbon number 1। सेम बात,
अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। ओके, अल्फा और बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या बोला जाता है? एनोमर्स के नाम से जाना जाता है। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन नंबर 1 विच इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। तो अल्फा और बीटा फॉर्म ग्लूकोज की कहाँ पे अलग होगी? सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है, H और OH, इसकी अरेंजमेंट अलग होगी, बाकी इनके हिसाब से इनकी खुद अलग हो जाएगी, ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनोमेरिक कार्बन आर डिफरेंट, ठीक है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एनोमेरिक कार्बन की अलग अलग होती है, अल्फा की कुछ और होगी और बीटा की कुछ और होगी। उसके बाद बात करते हैं म्यूटा रोटेशन की। म्यूटा रोटेशन है क्या? ये इट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा and beta glucose in solution along with change in their optical activity is called mutarotation, or change in optical activity due to interconversion of alpha and beta form of D-glucose to form a equilibrium mixture। मतलब कि अब म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, आपके ड्यू टू इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज की अल्फा और बीटा फॉर्म में इंटर कन्वर्जन आना कुछ इस तरीके से कि आपका सॉल्यूशन में अगर डी ग्लूकोज रखा है वो सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम स्टेज में पहुंच जाए। समझ आया आपको कि आपका जो ऑप्टिकल रोटेशन है ना, उसमें जो इंटर कन्वर्जन आ रहा है अल्फा और बीटा की फॉर्म में, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होगा कि एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाएगी। कैसे? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। अल्फा फॉर्म ऑफ वाटर डी ग्लूकोज प्लस वाटर। मैंने क्या किया? अल्फा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज लिया और वाटर लिया और मैंने उसको मिला दिया और उसके बाद मैंने क्या किया? ऑप्टिकल रोटेशन चेक करी इसकी, प्लेन पोलराइज लाइट से पास किया तो उस वक्त ऑप्टिकल रोटेशन आई इसकी 112.2 डिग्री, ठीक है, ये आई ऑप्टिकल रोटेशन। उसके बाद मैंने क्या किया? बी ग्लूकोज जो आपका फॉर्म है, बीटा फॉर्म है ग्लूकोज की, डी ग्लूकोज की बीटा फॉर्म है, मैंने उसको क्या किया? पानी में घोला और उसके बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट से पास किया और उसके बाद जो मेरे पास ऑप्टिकल रोटेशन की जो रीडिंग आई वो आई 18.7, ठीक है। ये मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। पहले मैंने अल्फा डी ग्लूकोज को वाटर में डाला तब ये रीडिंग आई, फिर बीटा फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज को वाटर में डाला तब ये रीडिंग आई। अब मैंने क्या किया? थर्ड एक्सपेरिमेंट में मैंने अल्फा और बीटा ग्लूकोज की दोनों फॉर्म को पानी में घोल दिया और ऑप्टिकल रोटेशन जब मैंने देखी तो उस वक्त ऑप्टिकल रोटेशन थी 52.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी नॉट सेल्सियस, इट इज़ 52.7 डिग्री। तो उस वक्त रोटेशन ये थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले रोटेशन सिंगल में आपकी अल्फा में 112 थी जब पानी में डाला, ठीक है, और जब खाली पानी में मैंने बीटा फॉर्म डाला तो उसकी रोटेशन थी 18.7 डिग्री। मगर जब मैंने इन दोनों को सॉल्यूशन को मिला दिया तब आपकी इक्विलिब्रियम जो आई वो इस वक्त आई 52.7 डिग्री रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा 52.7 डिग्री सेल्सियस की तरफ को अपना एंगल चेंज करेगा। मतलब अल्फा अब किस में? बीटा में बदलना चाह रहा है खुद को, और बीटा क्या है? बीटा फॉर्म अपने आप को अल्फा फॉर्म में बदलना चाह रही है। ऑप्टिकल रोटेशन कुछ इस तरीके से हो रहे हैं कि वो दोनों अपने आप को एंगल में कुछ बदलाव ला रहे हैं। अल्फा का एंगल क्या होगा? कम होगा, मतलब 112 से 112 डिग्री से 52 डिग्री 0.7 की तरफ जा रहा है, तो मतलब वो अपना एंगल कहीं ना कहीं कम कर रहा है। उसी तरीके से बीटा फॉर्म है वो 18.7 से 52.7 डिग्री की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो अपना एंगल कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। और एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस पॉइंट को बोला जाता है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसी को बोला जाता है म्यूटा रोटेशन, जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपका 52.7 डिग्री पे, ठीक है। और थोड़ा सा उसको ब्रीफ में कुछ इस तरीके से समझेंगे। ये देखिए, आपका शुरू में अगर मैं बात करूं 18.7 डिग्री आपकी बीटा फॉर्म की थी ग्लूकोज की, और ये आपकी अल्फा फॉर्म की थी। देखिए बीटा फॉर्म क्या है आपकी, धीरे 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 कहाँ जा रही है? ये देखिए 52.7 पे जा रही है आपकी बीटा फॉर्म 18.7 है,
ठीक है, ये देखिए बीटा फॉर्म, ये यहाँ पे 52.7 डिग्री है, तो धीरे धीरे ये यहाँ पे बढ़ रही है और ये उसी तरीके से ये धीरे धीरे कम हो रही है अल्फा फॉर्म। ठीक है, अब क्या है, अब आप इस तरीके से देखिए, 1/3 ऑफ बीटा शुगर इज चेंजिंग टू अल्फा फॉर्म। मान लीजिए यहाँ पे जैसे इधर डायरेक्शन में जाएंगे 52 पॉइंट यहाँ तक 7 डिग्री पर, 1/3 ऑफ बीटा शुगर इज चेंजिंग टू अल्फा फॉर्म। अब यहाँ पे 1/3 शुगर अब किस में चेंज हो रही है, अल्फा फॉर्म में। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 2/3 ऑफ अल्फा शुगर इज चेंजिंग टू बीटा फॉर्म। यहाँ पे क्या है, अब ये अल्फा चेंज हो रही है किस में, 2/3 ऑफ अल्फा शुगर इज चेंजिंग टू बीटा फॉर्म। ये अल्फा बीटा में शिफ्ट हो रही है खुद को, और ये बीटा फॉर्म अल्फा में खुद को शिफ्ट कर रही है। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि 2/3 फॉर्म ऑफ बीटा शुगर इज नॉट चेंजिंग। हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि 1/3 फॉर्म ऑफ बीटा शुगर इज चेंजिंग, तो 2/3 ऑफ बीटा शुगर इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, और उसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि 1/3 ऑफ अल्फा शुगर इज नॉट चेंजिंग। ठीक है, दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम 2/3 फॉर्म ऑफ बीटा एंड 1/3 फॉर्म ऑफ अल्फा इज रिटेनिंग इट्स ओरिजिनलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 ऑफ बीटा शुगर और 1/3 ऑफ अल्फा शुगर ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। चेंज आपका सिर्फ ये वाला पोर्शन हुआ, बाकी तो अनचेंज है ना, तो इसी को बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। ठीक है, एक ऐसे पॉइंट पे जब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है, अटेन कर लेता है अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ शुगर। ठीक है, उस तरीके से आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं, अल्फा डी पायरानोस। ठीक है, पायरानोस मैंने आपको बताया था 6 मेंबर ड्रिंक को भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि 6 मेंबर है तो पायरानोस होगा, 5 है तो फ्यूरानोज होगा। ठीक है, तो पायरानोज में देखिए यही स्ट्रक्चर आप सेम है, किस तरीके से हुआ देखिए, ये अल्फा डी ग्लूकोज था आपका। ठीक है, तो अल्फा डी ग्लूकोज को किस तरीके से चेंजेस आया इसमें, फर्स्टली दिस स्ट्रक्चर विल ओपन इनटू ए साइक्लिक, पहले साइक्लिक था, अब ये ए साइक्लिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर यहाँ से ए साइक्लिक में ऐसे हो जाएगा, ए साइक्लिक फॉर्म। अब क्या होगा, यहाँ पर 180 डिग्री की रोटेशन हुई, यहाँ पे 180 डिग्री की रोटेशन होने पे ये एंगल खुल, ये बॉन्ड खुल गया यहाँ पे, और ये किस में चेंज हो जाएगा फिर, बीटा डी पायरानोज में। अल्फा फॉर्म किस में कन्वर्ट होगी, बीटा फॉर्म में, और उसी तरह बीटा फॉर्म दोबारा अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, वाइस वर्सा है। उसके बाद बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस टू मोनोसैकेराइड। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो मोनोसैकेराइड शो करते हैं, कौन कौन सी हैं, विद जो कि रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो उनमें है, उनके कारण कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ओसोजोन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ साइनहाइड्राइन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और टोटोमेराइजेशन। उसके बाद रिएक्शन ड्यू टू अल्कोहल ग्रुप कौन कौन सी होती हैं, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड फॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको पता लग गया ना कि एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल ग्रुप होते हैं किसी भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, CH2OH लास्ट में, CHO या फिर कोई कीटोन ग्रुप बीच में होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।